नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक ऐसा टेंडर है जिसे हम पिछले 10 से 15 सालों से फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आज तक फाइनल नहीं हो रहा है। अभी भी इसमें रिक्वेस्ट प्रपोजल को इशू करना बाकी है, जिसमें फिलहाल 6 से 7 कंटेंडर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टेंडरिंग प्रोसेस से इसको फाइनल करने में और भी 4 से 5 साल कम से कम तो लगने वाले हैं। और इसी वजह से रिसेंटली हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक्वायर करने का सजेशन भी दिया गया था। इस बीच कुछ इंडियन एयरफोर्स के हायर ऑफिशियल्स की तरफ से अभी ये हिंट दिया जा रहा है कि वो भी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को रेगुलर टेंडरिंग प्रोसेस से फाइनल करने के बदले इसको भी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर फाइनल करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें रफाल को ही सिलेक्ट किया जाएगा। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस टेंडर को लेके गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन करना स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर के बदले एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को साइन किया जाता है तो इसमें 114 एयरक्राफ्ट के बदले बस 90 एयरक्राफ्ट को ही खरीदा जाएगा, जिसमें रफाल की एक फॉलोन ऑर्डर को प्लेस किया जाएगा। फर्क इतना होगा कि इनको अभी टीओटी के साथ भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसके साथ एडिशनल 36 रफाल को बाद में खरीदने के लिए भी क्लॉज को वहां पे ऐड किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर 126 नए मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किया जा रहा है। और इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अगर इसे अभी एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर किया जाता है तो तब जाकर हम 2030 से पहले इन जेट को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर पाएंगे। वरना जाहिर सी बात है कि मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अगर हम टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो इसको फाइनल करके फाइटर जेट को हमारे एयरफोर्स में डिलीवर करने में 2035 के आसपास का समय लग जाएगा। और जब तक हम इनको अपने सर्विस में शामिल करेंगे तब तक इन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आउटडेटेड होना स्टार्ट हो गया होगा। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। वैसे आप सबको ये बात पता होगा कि अभी पाकिस्तान और ईरान के बीच टेंशन थोड़े बढ़ चुके हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक करने लगे हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फतेह-2 मिसाइल सिस्टम है या रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, इसे पाकिस्तान भारत की S-400 सिस्टम को नाकाम कर सकता है। फतेह-2 की बात करें तो ये एक तरीके की लॉन्ग रेंज रॉकेट है जो कि पाकिस्तान की क्लेम के मुताबिक 400 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है। तो इसी वजह से पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरीके से यूक्रेन में यूएस मेड हिमार्स की मदद से रशियन ओरिजिन बक एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया था, ठीक वैसे ही पाकिस्तान अपनी फतेह-2 मिसाइल से भारत की S-400 सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कुछ दिन पहले ये क्लेम किया गया था कि उनकी अवेलेबल मिसाइल भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि क्या ये संभव है या फिर नहीं है, जिसे आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब वापस अभी की क्लेम की बात करें तो फतेह-2 रॉकेट से क्या S-400 सिस्टम को टारगेट किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत चांसेस जरूर रहेगा कि पाकिस्तान अपनी फतेह-2 मिसाइल को भारत की S-400 बैटरी को या साइट को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब भारत के जो S-400 सिस्टम होंगे इनको भारत की तरफ से बॉर्डर के करीब डिप्लॉय करके रखा गया होगा। अब इसको काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें S-400 सिस्टम के साथ भारत अपनी एडिशनल मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पर डिप्लॉय कर सकता है और खास करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जीपीएस जैमर को उस पर्टिकुलर लोकेशन में डिप्लॉय कर सकता है जहां पर S-400 सिस्टम को डिप्लॉय करके रखा गया होगा। और अगर ऐसा किया जाता है तो शायद ही फतेह-2 मिसाइल सिस्टम इफेक्टिवली S-400 सिस्टम को टारगेट कर पाएगा, क्योंकि जैसे कि एक लॉन्ग रेंज जीपीएस गाइडेड रॉकेट है तो सिग्नल डिसरप्ट होने की वजह से इसका टारगेटिंग सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। और नॉर्मल सी बात है कि भारत कभी भी S-400 जैसे हाई वैल्यू टारगेट को एडिशनल प्रोटेक्शन के बिना कहीं पर भी डिप्लॉय नहीं करने वाला। और फतेह-2 की बात करें तो ये भी कोई नॉर्मल मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तरह नहीं है कि इसको हम बल्क में फायर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हर एक लॉन्चर में 1 से 2 रॉकेट मौजूद होते हैं और एक सेल्वो में हम लोग 10 से 12 रॉकेट को एक ही बार में फायर कर सकते हैं, जिनको शॉर्ट रेंज की QR-SAM जैसे मिसाइल से या आकाश-SAM से भी हम लोग इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये S-400 सिस्टम को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के पास एक इफेक्टिव वेपन जरूर होने वाला है।
अगला अपडेट भी भारत और पाकिस्तान की तरफ से है और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी आई ओपनिंग सिचुएशन होने वाली है। कुछ दिन पहले की बात करें तो एक अपडेट सामने आया था जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बात बताया गया था कि वो अभी चाइना के साथ FC-31 फाइटर जेट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी शायद FC-31 को खरीदा जा सकता है। अब अगर ये बात सच है तो ये आम बात है कि इससे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एडवांटेजेस मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक भारत के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद नहीं है और हमारी एमका को तैयार होकर सर्विस में इंडक्ट होने के लिए 2032 के बाद का टाइम लगने वाला है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान टर्की और चाइना दोनों के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। पर तब इस बात को लेकर डाउट किया जा रहा था कि जो FC-31 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान अभी चाइना से खरीदने की बात कर रहा है ये कब तक सर्विस में एंटर हो सकता है, और इसका कोई अता पता नहीं था और उम्मीद किया जा रहा था कि इसको फुल स्केल प्रोडक्शन में एंटर करने में चाइना को 2030 के आसपास का समय लग जाएगा। तो टेक्निकली जब तक भारत के पास एमका होगा तो लगभग सेम टाइम पर शायद पाकिस्तान FC-31 को खरीद सकता है। लेकिन अभी रिसेंटली चाइना की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि पाकिस्तान जल्दी ही FC-31 को एक्वायर करने वाला है और ये बात चाइना की स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम की तरफ से पब्लिश किया गया। इससे साफ है कि FC-31 की डेवलपमेंट को हम जितना डिलेड समझ रहे थे ये उसके मुकाबले काफी तेज चला और आने वाले 1 से 2 साल में ये प्रोडक्शन में एंटर होने वाला है। अभी बात पूरी तरीके से क्लियर नहीं कि FC-31 को कब तक पाकिस्तान अपनी सर्विस में शामिल कर पाएगा, लेकिन अगर पास्ट पर नजर डाले तो इतने खराब इकोनॉमिक कंडीशन होने के बावजूद भी जैसे ही भारत की तरफ से रफाल को खरीदा गया तो उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से J-10 को एक्वायर किया गया था और लगभग सेम टाइम पर J-10 को पाकिस्तान ने अपनी सर्विस में शामिल किया था। और J-10 का जो डिलीवरी टाइम लेन था वो रफाल के मुकाबले काफी तेज भी था और वैसे भी चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग स्पीड है वो काफी तेज है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस भी साल पाकिस्तान चाइना के पास FC-31 को खरीदने के लिए डील को साइन करता है तो उसके 1 या 2 साल के अंदर इन जेट्स को पाकिस्तान को चाइना डिलीवर करना स्टार्ट कर सकता है और ये हो ना हो 2030 से पहले होने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो जब तक भारत के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा उससे पहले ही पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद होने वाले हैं और भारत के लिए चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट का होना अच्छी खबर नहीं है। और अगर हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रेस में पाकिस्तान से 2 या 3 साल भी पीछे पड़ जाते हैं तो पाकिस्तान भारत पर हमला करने से पीछे नहीं रहने वाले और ये वो टाइम हो सकता है जहां पर हमको एक्चुअली में एक 2 फ्रंट का सामना करना पड़ सकता है। अब सोचो कि हमारे पास कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है और ना ही हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मौजूद है और जो भी हमारे पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मौजूद है उसमें ज़्यादातर आउटडेटेड एयरक्राफ्ट मौजूद है और सेम टाइम पर हमारे दोनों दुश्मनों के पास 1 से 2 तरह के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद है। तो क्या वो इस मौके का फ़ायदा उठाना नहीं चाहेंगे? क्योंकि अगर वो 2035 तक का वेट करते हैं और भारत को थोड़ा टाइम देते हैं तो हमारे एयरफोर्स में भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ जाएंगे और हम 2030 से 2035 के बीच रैपिडली हमारी एयरफोर्स को मजबूत करने वाले, जिसमें काफ़ी सारे नए स्क्वाड्रन को इंडक्ट किया जाएगा, जिसमें तेजस MK2 हो सकता है और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में खरीदे जाने वाले एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं। तो उसके बाद उनके पास भारत के अगेंस्ट में उतना बड़ा एडवांटेजेस नहीं रहेगा जो कि 2030 से 2032 के बीच रहने वाला है। तो अभी भारत के पास बस एक ही रास्ता है कि हम हमारी जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर है इसमें 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने के बदले उसके जगह पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीद सकते हैं। और जैसे कि हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से सजेशन दिया गया था कि हमको अभी रशियन ओरिजिन Su-57 को खरीदना चाहिए तो उस पर हम विचार कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान हमसे पहले यानी कि कम से कम 3 से 4 साल पहले ही 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदने वाला और हमसे पहले इनको एक्वायर करने वाला है। अगला अपडेट इजेक्शन सीट की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी एयरफोर्स में जितने भी फाइटर जेट होते हैं और ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उन सभी में इजेक्शन सीट मौजूद होता है जो कि किसी भी इमरजेंसी में पायलट को एयरक्राफ्ट को छोड़ के सेफली इजेक्ट करने में मदद करता है। अभी इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारी मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में मेनली मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट और इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट को मिला दें तो हम कुल मिलाकर 1000 से भी ज़्यादा मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारे अलग अलग एयरक्राफ्ट में मार्टिन बेकर की अलग अलग मॉडल की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम अभी मार्टिन बेकर की Mark 4 से लेके Mark 16 तक टाइप की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अभी फ्यूचर में हम जितने भी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को बनाने वाले हैं, चाहे वो तेजस हो जाए, तेजस MK1 हो जाए या तेजस MK2 हो जाए या फिर एमका भी हो जाए, उन सभी में मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल होने वाला है। अब फिलहाल भारत के पास कोई भी फुल प्रूफ इजेक्शन सीट की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है
और अभी तक HAL की तरफ से और DRDO की तरफ से ऐसी कोई भी सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया। तो आने वाले समय में हमको कम से कम 500 से ज़्यादा ऐसे इजेक्शन सीट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से अभी इनको डायरेक्टली खरीदने के बदले भारत की तरफ से इनको लोकली बनाने का फैसला किया जा रहा है। और अभी भारत की तरफ से मार्टिन बेकर के साथ टाई अप करके भारत में इन सीड्स के एक लोकल प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने का प्लान बनाया जा रहा है, जो कि भारत की डिमांड को पूरा करने के साथ साथ फ्यूचर में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और मार्टिन बेकर की सीड के एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भी बन पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।